नमस्कार, मैं गुड़िया शाह। गुड मॉर्निंग स्टडी में आपका स्वागत है। सैम पित्रोदा को लेकर सच हुई पीएम मोदी की भविष्यवाणी। कांग्रेस ने वही किया जो पहले बताया था। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से एक बार फिर से सैम पित्रोदा को ओवरसीज कांग्रेस का प्रमुख नियुक्त किया गया है। इसे लेकर लोकसभा चुनाव के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से की गई भविष्यवाणी सही साबित हुई है। चुनाव के समय पीएम मोदी ने क्या भविष्यवाणी की थी, आइए जानते हैं। लोकसभा चुनाव के वक्त एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में पीएम मोदी ने आरोप लगाया था, कभी कभी मुझे लगता है पार्टी योजना बनाकर ऐसे लोगों के माध्यम से कोई सिफगे छोड़ती है, वो अकेले अपनी मर्जी से करते होंगे, ऐसी मुझे नहीं लगता। क्योंकि जब हो हल्ला होता है तो पार्टी से कुछ दिनों के लिए निकालते हैं, फिर पार्टी के मुख्य धारा में वो रहते हैं। उन्होंने सैम पित्रोदा को अभी इस्तीफा दिया और कुछ दिन के बाद फिर उसे वही पद देंगे। ये उनकी अर्थात कांग्रेस की सोची समझी रणनीति है, जिसमें भ्रम पैदा करना, वातावरण बदलना, नए नए मुद्दे जोड़ते रहना, ऐसी चालाकियां वो करते रहते हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान अपने 2 बयानों के कारण वह राजनीतिक विवाद खड़ा होने और कांग्रेस को बैकफुट पर लाने के बाद सैम पित्रोदा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उत्तराधिकार टैक्स को लेकर पीएम ने साधा था निशाना। बीजेपी ने उनके इस बयान की खूब आलोचना की थी। उस समय एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा था, कांग्रेस राजघराने के राजकुमार के सलाहकार ने पहले कहा था कि मध्य वर्ग पर ज़्यादा टैक्स लगाया जाना चाहिए। अब वे और आगे बढ़ गए हैं। अब कांग्रेस कह रही है कि वह उत्तराधिकार टैक्स लगाएगी और लोगों को उनके माता पिता से मिली विरासत पर टैक्स लगाई जाएगी। आप अपनी मेहनत से जो संपत्ति जमा करेंगे वह आपके बच्चों को नहीं मिलेगी, कांग्रेस पार्टी उसे छीन लेगी। अगली खबर, अब चुनाव ही नहीं हुआ तो ओम बिरला कैसे चुने गए लोकसभा स्पीकर। गठबंधन के उम्मीदवार के सुरेश की दावेदारी का क्या हुआ। लोकसभा का नया स्पीकर ओम बिरला को चुन लिया गया है। पीएम ने सदन में लोकसभा स्पीकर के लिए ओम बिरला के नाम प्रस्ताव रखा था, जिसका लल्लन सिंह ने और राजनाथ सिंह ने समर्थन किया था। इसके बाद ध्वनि मत से ओम बिरला को स्पीकर चुन लिया गया। वहीं विपक्ष की तरफ से कोडिकुनिल सुरेश को लोकसभा स्पीकर पद का उम्मीदवार बनाया गया था। यह 1976 के बाद इस तरह का पहला मौका था। बता दें कि स्वतंत्र भारत में लोकसभा स्पीकर पद के लिए केवल 3 बार 1952, 1967 और 1976 में चुनाव हुए। क्यों आई चुनाव की नौबत। सरकार और विपक्षी दलों के बीच लोकसभा स्पीकर पद पर चयन को लेकर कोई सहमति नहीं बन पाई थी, जिस वजह से चुनाव की नौबत आ गई थी। लगातार तीसरी बार एनडीए सरकार के गठन के बाद सरकार और विपक्ष के बीच यह पहला शक्ति प्रदर्शन था। अगली खबर, पेपर लीक में आया नेपाल कनेक्शन, भाग गया संजीव मुखिया। सिकंदर ने सीबीआई के सामने खोले राज। नीट पेपर लीक मामले की जांच की जिम्मेदारी मिलने के बाद से केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई एक्शन मोड में है। महज 3 दिन के भीतर सीबीआई ने हजारीबाग से लेकर पटना तक लगातार छापेमारी की है और पूछताछ कर रही है। इसी कड़ी में अब सीबीआई की टीम नालंदा और समस्तीपुर पहुंची और जांच पड़ताल की। इस दौरान आरोपी सिकंदर यादवेंदु के घर जाकर ही पूछताछ की है। सिकंदर मूल रूप से समस्तीपुर के बिथान थाना क्षेत्र के पुसाहो गांव का रहने वाला है। सिकंदर के घर के अलावा संजीव मुखिया, प्रभात रंजन, आशुतोष और मनीष के घर जाकर भी सीबीआई ने पूछताछ की है। सीबीआई ने संजीव मुखिया की मां से पूछताछ की है। बता दें कि संजीव मुखिया फिलहाल फरार चल रहा है।
पुलिस सूत्रों के मुताबिक संजीव मुखिया फिलहाल नेपाल में छुपा हुआ है और इसकी जानकारी अब सीबीआई को लग गई है। संजीव मुखिया के जरिए ही बिहार में नीट यूजी का पेपर लीक हुआ था। अगली खबर, लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी को अयोग्य ठहराने की मांग, गोवा में हिंदू संगठनों ने भरी हुंकार। गोवा में हिंदू संगठनों ने एक कार्यक्रम के दौरान लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी को अयोग्य ठहराने की मांग की है। ओवैसी ने शपथ ग्रहण के बाद एक युद्ध प्रभावित पश्चिम एशियाई क्षेत्र के पक्ष में नारे लगाए थे। ओवैसी की सदस्यता रद्द करने की मांग। गोवा में वैश्विक हिंदू राष्ट्र महोत्सव के 12वें संस्करण के दौरान हिंदू संगठन नेताओं ने हैदराबाद सांसद के खिलाफ एक संकल्प लिया। इस दौरान हिंदू जन जागृति समिति के राष्ट्रीय प्रवक्ता रमेश शिंदे ने कहा कि ओवैसी ने शपथ ग्रहण के बाद एक युद्ध प्रभावित पश्चिम एशियाई क्षेत्र के पक्ष में नारे लगाए। उन्होंने कहा, भारत के संविधान का अनुच्छेद 102D कहता है कि कोई भी सांसद अगर लोकसभा में किसी अन्य बाहरी देश के प्रति वफादारी दिखाता है तो उसकी सदस्यता को रद्द किया जा सकता है। शिंदे ने कहा कि मुद्दा सिर्फ यह नहीं है कि ओवैसी ने किसी और राष्ट्र के प्रति वफादारी दिखाई, बल्कि यह भारत का अपमान भी है। उन्होंने मांग रखी है कि ओवैसी की लोकसभा सदस्यता को रद्द कर दिया जाए। अगली खबर, बीजेपी के दिग्गज नेता लाल कृष्ण आडवाणी की तबीयत बिगड़ी, देर रात दिल्ली एम्स में कराया गया भर्ती। बीजेपी के दिग्गज नेता लाल कृष्ण आडवाणी की तबीयत बिगड़ी है। सूत्रों के अनुसार उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें उम्र संबंधी दिक्कतों के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी हालत स्थिर है और वह डॉक्टरों की निगरानी में है। आडवाणी फिलहाल एम्स के जीरियाट्रिक डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स की निगरानी में हैं। हाल ही में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी से उनसे मिलकर आशीर्वाद लिया था। डॉक्टरों की निगरानी में है आडवाणी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 96 साल के आडवाणी ओल्ड एज रिलेटेड प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं। आमतौर पर उनका घर पर ही डॉक्टर चेकअप करते हैं, लेकिन बुधवार रात उन्हें कुछ दिक्कत हुई। इसके बाद उन्हें दिल्ली एम्स लेकर आया गया। एम्स के यूरोलॉजी विभाग में वो डॉक्टर की निगरानी में हैं। सूत्रों के मुताबिक उनकी नियमित जांच हो रही है। अगली खबर, राजीव गांधी से सुषमा स्वराज तक 55 साल में 12 नेता प्रतिपक्ष, जाने किसने कितने समय तक निभाई जिम्मेदारी। 1969 तक लोकसभा ने विपक्ष के नेता और आधिकारिक तौर पर मान्यता नहीं दी थी और यह पद 1970 से 1977 के बीच, 1980 से 1989 के बीच और 2014 से 2024 के बीच खाली रहा। 18वीं लोकसभा को सोमवार अर्थात 24 जून से आगाज हो गया है। पहले 2 दिन यानी सोमवार और मंगलवार को नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाई गई, जबकि सदन की कार्रवाई के तीसरे दिन लोकसभा स्पीकर को चुना गया। इस दौरान नेता सदन पीएम मोदी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत सांसदों ने स्पीकर ओम बिरला को बधाई दी। 18वीं लोकसभा का सोमवार दरअसल 1992 में पहली बार आम चुनाव हुए और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 364 सीटें हासिल कर जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में सरकार बनाई। 1969 तक लोकसभा ने विपक्ष के नेता को आधिकारिक तौर पर मान्यता नहीं दी थी और यह पद 1970 से 1977 के बीच, 1980 से 1989 के बीच और 2014 से 2024 के बीच खाली रहा। बक्सर के निर्वाचित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राम सुभाष सिंह ने इंदिरा गांधी के कार्यकाल में 17 दिसंबर 1969 से 27 दिसंबर 1970 तक यानी 1 वर्ष 10 दिन तक विपक्ष के नेता की भूमिका निभाई। लखनऊ से निर्वाचित हुए बीजेपी अटल बिहारी वाजपेयी ने 21 जुलाई 1993 से 10 मई 1996 तक
उसके बाद लखनऊ से जीत हासिल कर 1 जून 1996 से 4 दिसंबर 1997 तक बतौर विपक्ष नेता कार्यरत रहे। अगली खबर, 0 FIR, ऑनलाइन पुलिस शिकायत, मौका या वारदात की वीडियोग्राफी। जाने नए आपराधिक कानून में क्या क्या नया। बिना थाने गए भी दर्ज करा सकेंगी रिपोर्ट। नए कानून के तहत अब कोई भी व्यक्ति पुलिस थाने जाए बिना इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम से घटनाओं की रिपोर्ट दर्ज करा सकता है। इससे मामला दर्ज कराना आसान और तेज हो जाएगा और पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई की जा सकेगी। 0 FIR से खत्म होगा अधिकार क्षेत्र का लफड़ा। 0 FIR से अब कोई भी व्यक्ति किसी भी पुलिस थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्राथमिकी दर्ज करा सकता है, चाहे अपराध उस थाने के अधिकार क्षेत्र में ना हुआ हो। इससे कानूनी कार्रवाई शुरू करने में होने वाली देरी खत्म होगी और अपराध की शिकायत तुरंत दर्ज की जा सकेगी। नई कानून के तहत भी पीड़ितों को प्राथमिकी की एक निःशुल्क प्रति दी जाएगी, जिससे कानूनी प्रक्रिया में उनकी भागीदारी सुनिश्चित होगी। गिरफ्तारी की सूरत में व्यक्ति के पसंद के शख्स को सूचना देने का अधिकार। नए कानून से जुड़ा एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि गिरफ्तारी की सूरत में व्यक्ति को अपनी पसंद के किसी व्यक्ति को अपनी स्थिति के बारे में सूचित करने का अधिकार दिया गया है। इससे गिरफ्तार व्यक्ति को तुरंत सहयोग मिल सकेगा। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से समन होंगे मान्य। अब समन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दिए जा सकते हैं, जिससे कि कानूनी प्रक्रियाओं में तेजी आएगी, कागजी काम में कमी आएगी और सभी पक्षों के बीच प्रभावी संचार सुनिश्चित होगा। अगली खबर, लाइफ टाइम नो सिम कार्ड लेने की लिमिट, 50 लाख जुर्माना और मैसेज इंटरसेप्ट। जाने कितना बदला टेलीकॉम लॉ। टेलीकम्युनिकेशन के नए कानून के तहत जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट राज्यों के लोग अधिकतम 6 सिम कार्ड ही ले सकेंगे। इससे ज़्यादा सिम लेने पर पहली बार 50,000 रुपये और इसके बाद हर बार 2 लाख रुपये का जुर्माना देना होगा। टेलीकॉम सेक्टर में बुधवार को बहुत बड़ा बदलाव हो गया है। टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2013 26 जून से देश में लागू हुआ। ये कानून पिछले साल दिसंबर में ही संसद में पास हो गया था। इस कानून के तहत अब भारत का कोई भी नागरिक अपनी ज़िंदगी में 9 से ज़्यादा सिम कार्ड नहीं ले सकेगा। इससे ज़्यादा सिम खरीदने पर 50,000 से 2 लाख रुपए तक का जुर्माना देना होगा। वहीं फर्जी तरीके यानी किसी दूसरे की आईडी पर सिम लेने पर 3 साल की जेल होगी, 50 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगेगा। नए टेलीकॉम लॉ में सरकार ज़रूरत पड़ने पर नेटवर्क सस्पेंड कर सकेगी और आपके मैसेज को इंटरसेप्ट भी कर सकेगी। यह कानून 138 साल पुराने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम को बदलेगा। अभी इसी कानून से टेलीकॉम सेक्टर को कंट्रोल किया जाता है। ये नया कानून द इंडियन वायरलेस टेलीग्राफ एक्ट 1933 को भी रिप्लेस करेगा। साथ ही साथ ये ट्राई एक्ट 1997 को भी संशोधित करेगा। अगली खबर, एक और विवाद में फंसे पंडित प्रदीप मिश्रा, तुलसी जी को गंवार बताने पर आपत्ति, पुलिस में शिकायत। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के खिलाफ मंगलवार को उज्जैन के जीवाजीगंज थाने में शिकायत की गई है। निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर और मौनी तीर्थ के पीठा श्रीधर सुमनानंद गिरी महाराज ने तुलसीदास जी को गंवार बताने पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि प्रदीप मिश्रा के बयान से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। उन्होंने मिश्रा के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की है। उन्होंने एसपी प्रदीप शर्मा और कलेक्टर नीरज सिंह से भी इस मामले की शिकायत की है। प्रदीप मिश्रा ने वैचारिक आस्था की हत्या की। आगे उन्होंने लिखा, गोस्वामी तुलसीदास जी मेरे परम आराध्य हैं। प्रदीप मिश्रा जी ने वैचारिक आस्था की हत्या की है। इससे मैं अत्यंत व्यथित और अवसाद में हूँ।
इससे मेरी नितांत निजी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। अगर कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती है तो कोर्ट की शरण लेनी पड़ेगी। जीवाजीगंज थाने के सब इंस्पेक्टर DS रावत ने कहा कि शिकायती आवेदन मिला है, इस मामले में जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर, बिहार में बदल गई स्कूलों की टाइमिंग, शिक्षा विभाग ने जारी किया नया शेड्यूल। बिहार में सरकारी स्कूल 1 जुलाई से सुबह 9 बजे खुलेंगे। शिक्षकों को स्कूल खुलने से 10 मिनट पहले पहुंचना होगा। 40 मिनट के 8 पीरियड होंगे। बच्चे दोपहर 3:15 और शिक्षक शाम 4:30 पे चले जाएंगे। बिहार में सरकारी स्कूलों में समय में एक बार फिर बदलाव किया गया है। अब कक्षा 1 से 12 तक के सभी सरकारी स्कूल सुबह 9 बजे खुलेंगे और बच्चों की छुट्टी दोपहर 3:15 बजे होगी। शिक्षकों की छुट्टी शाम 4:30 बजे होगी। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने आदेश और मॉडल टाइम टेबल भी जारी कर दिया है, जिसके अनुसार शिक्षकों को सप्ताह में 45 घंटे अनिवार्य रूप से पढ़ाना होगा। नई टाइमिंग और शेड्यूल 1 जुलाई से लागू किया जाएगा। शिक्षकों को 10 मिनट पहले आना होगा स्कूल। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सनी सिन्हा की ओर से जारी आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि स्कूल खुलने से 10 मिनट पहले प्रधानाचार्य, शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी स्कूल पहुंचेंगे। प्रधानाचार्य इस मॉडल टाइम टेबल में कोई बदलाव नहीं कर सकेंगे। अगर ऐसा करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर स्कूल में किसी कक्षा की बोर्ड या सेटअप परीक्षा चल रही है तो अन्य कक्षाएं स्थगित नहीं की जाएंगी। शनिवार को कक्षाएं होंगी बैगलेस। आदेश में कहा गया है कि शनिवार को कक्षा 1 से 8 तक की कक्षाएं बैगलेस रहेंगी। इसका मतलब है कि बच्चों को बैग नहीं लाना होगा। इस दिन सिर्फ गतिविधियां होंगी। संस्कृत बोर्ड और सरकारी उर्दू स्कूल में एक ही मॉडल टाइम टेबल का पालन किया जाएगा। मिशन दक्ष पहले की तरह जारी रहेगा। ऐसी ही प्रारंभिक, मध्य माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षा घोषित समय सारणी। स्कूल शुरू होने का समय सुबह 9 बजे। प्रार्थना, योगाभ्यास, ड्रिल 9 बजे से 9:15 बजे तक। पहली घंटी 9:15 से 9:55 तक। दूसरी घंटी 9:55 से 10:35 तक। तीसरी घंटी 10:35 से 11:15 तक। चौथी घंटी 11:15 से 11:55 तक। मध्याह्न भोजन एवं मध्यांतर 11:55 से 12:35 तक। पाँचवीं घंटी 12:35 से 1:15 तक। छठी घंटी 1:15 से 1:55 तक। सातवीं घंटी 1:55 से 2:35 तक। आठवीं घंटी 2:35 से 3:15 तक। मिशन दक्ष की कक्षाओं का संचालन 3:15 से 4 बजे तक। वर्ग 3 से 12वीं तक के बच्चों को होमवर्क आदि 4 से 4:30 बजे तक। ऐसी ही अन्य खबरों की जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।